नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेंगलुरु की तरह हैदराबाद के साथ रवैया अख्तियार किया जाए। 160 एकड़ दिफाई अराजी हवाले करने केटीआर का मरकजी वजीर दिफा को मकतूब। इंतखाब जीतने वाले कायदीन को खौफजदा किया जा रहा है। इम्कानी शिकस्त से टीआरएस खौफजदा, कांग्रेस का इल्जाम। दाढ़ी की जगह गर्दन भी काटोगे तब भी हिंदुस्तान में इस्लाम जिंदा रहेगा। जाफरानी शरपसंदों को बैरिस्टर उवैसी ने किया खबरदार। आसिफ नगर के जेबाबाग में बोनालू जुलूस के दौरान शरंगेजी, 4 अफराद गिरफ्तार। और 30 लाख रुपए के खोए हुए बैग का मामला हल, जीएचएमसी का मुलाजिम गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के आईटी के वजीर केटी रामाराव ने मरकजी वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण को मकतूब रवाना करते हुए रियासत को 160 एकड़ दिफाई अराजी फराहम करने की दरख्वास्त की। केटीआर ने वजारत दिफा की तरफ से तेलंगाना के साथ इख्तियार किए गए रवैये पर भी मरकजी वजीर को तवज्जो दिलाई। वज़ीर दिफा को लिखे गए अपने मकतूब में केटीआर ने कहा कि बेंगलुरु को 250 एकड़ के करीब दिफाई अराजी फराहम की गई, जबकि तेलंगाना की दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया गया और इसी की वजह से रियासत के स्काईवेज का प्रोजेक्ट भी रुका हुआ है। मरकजी हुकूमत को इस सिलसिले में फौरी तवज्जो देने की दरख्वास्त की गई। कांग्रेस के लीडर सीतक्का ने कहा कि 2019 में कामयाबी हासिल करने वाले कांग्रेस कायदीन को टीआरएस कमजोर करने की साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए सीतक्का ने कहा कि जी वेंकट रमना पर विजयलक्ष्मी नामी खातून झूठे इल्जामात लगा रही है। उन्होंने डीजीपी से इस खातून के खिलाफ जामे तहकीकात का मुतालबा किया। सीतक्का ने कहा कि निचली सियासत के लिए खवातीन का इस्तेसाल किया जा रहा है। टीआरएस पार्टी ब्लैकमेल की सियासत पर उतर आई है। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा कि मरकज के मुख्तलिफ इदारों में सिर्फ 9% बीसी तबके के लोग बरसरे खिदमत हैं। मीडिया से बात करते हुए नरसैया गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी को मोदी के नहीं बल्कि बीसी और एससी तबके के गले लगना चाहिए ताकि उनकी मुश्किलात से वाकिफ हो सके। बी नरसैया गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बीसी तबके के साथ इंसाफ नहीं किया। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि मुल्क में 50% बीसी की आबादी पाई जाती है और बीसी तबके की बहबूद और तरक्की के लिए खुसूसी वजारत कायम की जानी चाहिए। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत मीडिया को खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि त्योहारों के लिए केसीआर बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं, लेकिन तलबा की तालीम के लिए रकम जारी नहीं की जा रही। मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात और बीसी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात को भी केसीआर नज़रअंदाज कर चुके हैं। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि हुकूमत ग्राम पंचायत निज़ाम को ख़त्म करना चाहती है। वज़ीर आला सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद होकर रह गए हैं। जिस तरह मोदी ने कालेधन को वापस लाने 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठा वादा किया था, उसी तरह केसीआर ने भी हर घर से 1 को नौकरी देने का झूठा वादा करते हुए अवाम को धोखा दिया है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने सवाल किया है कि बयारम स्टील प्लांट के बारे में वजीर आला केसीआर ने मरकज से क्यों नुमाइंदगी नहीं की। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि भद्राचलम के जो 4 देहात आंध्र प्रदेश को दिए गए, उसे लेने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं।
कांग्रेस के लीडर ने कहा कि कालेश्वरम को कौमी दर्जा देने के मामले में भी वजीर आला दिल्ली दौरे के दौरान नुमाइंदगी न कर सके। सुधाकर रेड्डी ने सवाल किया कि तेलंगाना देने वाली कांग्रेस के सदर राहुल गांधी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के दौरे से क्यों रोका जा रहा है। रियासती बीजेपी की तर्जुमान के माधवी ने यदाद्री जिले में लड़कियों के जिनसी इस्तेसाल मामले पर टीआरएस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए माधवी ने पुलिस स्टेशन से मुतसिल ही लड़कियों के इस्तेसाल का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि पुलिस स्टेशन के बाजू लड़कियों का इस्तेसाल होता रहा, लेकिन इंटेलिजेंस का शोबा ऐसी सरगर्मियों के बारे में लाइल्म रहा। मुकामी रुकन असम्बली खातून होने के बावजूद भी इस तरह के वाक़यात को रोकने में नाकाम रही है। हर मामले में ट्विटर पर अपनी राय का इजहार करने वाले केटीआर इस मामले में क्यों खामोश हैं। हुकूमत की लापरवाही से रियासत सुनहरा तेलंगाना नहीं बल्कि बार तेलंगाना में तब्दील हो गई है। तेलंगाना तहरीक के जहदकार प्रोफेसर जयशंकर को उनके यौम पैदाइश पर टीआरएस की तरफ से खराज पेश किया गया। तेलंगाना भवन में मुनक्कदा तकरीब में प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर रियासती वज़रा और अरकान मुकर्रना ने फूल डाले। इस मौके पर नायब वज़ीर आला महमूद अली ने अपने खिताब में कहा कि आज जब तेलंगाना वजूद में आ चुका है, लेकिन प्रोफेसर जयशंकर हम में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने मुल्क की तहरीक आज़ादी में रोल अदा किया, वही रोल प्रोफेसर जयशंकर का तेलंगाना की तहरीक में रहा। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने भी प्रोफेसर जयशंकर की खिदमात को खराज पेश किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मधु याशी गौड़ ने कहा कि हुकूमत की एक कोशिश है कि रियासत में सिर्फ कलवा कुंटला खानदान ही खुशहाल रहे। मीडिया से बात करते हुए मधु याशी गौड़ ने कहा कि एसआरएसपी प्रोजेक्ट से पानी न मिलने से अवाम और किसानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी को इस पूरे मामले की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से चलाए जा रहे तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस में चंद नशीस्तें दस्तयाब हैं। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम लड़के व लड़कियों के लिए अलहदा इन जूनियर कॉलेजेस में मुफ्त क़याम व तआम के साथ मेयारी तालीम फराहम की जाती है। एमसेट व दीगर मुसाबकती इम्तहानात के लिए आला मेयारी कोचिंग का भी मुफ्त नज़म किया गया है। MPC, BIPC, CEC, MSc के लिए अलहदा तालीम का इंतज़ाम है। ख्वाहिशमंद फौरी हेल्पलाइन नंबर 04023433709 पर राब्ता कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04023433709। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अहिया मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन के बाद पहले सदर फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की दुरुंदेशी और कुर्बानियों की वजह से आज मजलिस न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी मुनफरिद शिनाख्त रखती है, बल्कि तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों में अपना एक ताकतवर मौक़िफ़ और असर रखती है। फर्स्ट आंसर में जलसयाद फ़ख्र मिल्लत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि न सिर्फ अगियार बल्कि हमारी सफ़ों में मौजूद बाज़ मुखालिफिन की नज़रें एक छोटी सी जमात कहला जाने वाली मजलिस ने तिब्बी, तालीमी और माशी मैदानों में नाकाबिल फरामोश कारनामे अंजाम दिए हैं और मजलूमों, कमज़ोरों और इंसाफ से महरूम तबक़ात को उनके हुकूक़ फराहम करवाने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रही है। उन्होंने जुनूनी हुजूम के हाथों मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की हलाकत, पुलिस और हुकूमतों की मुजरिमाना गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए मुसलमानों पर जोर दिया कि वो ईमान और इत्तेहाद के जरिए जुल्म का मुकाबला करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि धोखे और नफरत की सियासत इलाकाई जमातों को ताकतवर बनाते हुए ख़त्म की जा सकती है। जलसे से उलमा मशाकीन ने भी खिताब किया। सदर मजलिस ने हाल ही में गुरुग्राम में एक नौजवान की दाढ़ी मुड़े जाने को भी तनकीद का निशाना बनाया। हमारे मुसलमान भाई की दाढ़ी काट दी गई पकड़कर, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। दाढ़ी काटने वालों में तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे बाप से कह रहा हूं, तुम्हारी सोच से कह रहा हूं, तुम दाढ़ी नहीं मेरी गर्दन भी काट दो, मगर हम मुसलमान रहेंगे और सुबह कयामत तक इस्लाम को हिंदुस्तान में बाकी रखेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है
ये हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता। जुल्म करने वालों, दाढ़ी काटने से हम दाढ़ी छोड़ना खत्म नहीं करेंगे और लंबी दाढ़ी छोड़ेंगे, और इतनी लंबी दाढ़ी छोड़ेंगे कि हमारे अखलाक से, हमारी सच्चाई से तुमको भी दामन इस्लाम में लाएंगे इंशाअल्लाह। तुमको भी लाएंगे और तुमसे भी दाढ़ी छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। जो हमको गाय के नाम पर मार रहे हैं, तुम हमको नहीं मार रहे हो, तुम हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हो, तुम हिंदुस्तान के आईन को बर्बाद कर रहे हो, तुम हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हो। तुम रकबर खान को नहीं मारे, तुमने हिंदुस्तान के दिल में तीर मारा। आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुत अहम रोल अदा करेंगी और उन्हीं के रोल और कोशिशों की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला ये बात तय होगी कि हिंदुस्तान के वज़ारत उज़्मा के अजीम ओहदे पर कौन फायज होगा। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई, अब अखबारों में आ रहा कि असेंबली का इलेक्शन दिसंबर में हो जाता, बाज लोग बोल रहे जनवरी फरवरी में हो जाता, बाज बोल रहे टाइम पे होता। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं आपको अहमदनगर की इस मुकाम से हजरत बादे पाक की मुबारक आस्थाने से वजीर आजम आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूं। मिस्टर मोदी, ये गुड न्यूज ये है कि आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम हैदराबाद भी जीतेंगे, 7 से ज्यादा असेंबली सीट भी जीतेंगे और सिकंदराबाद से मिस्टर मोदी आपको हराएंगे पार्लियामेंट की सीट से। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने SC/ST एट्रॉसिटी बिल की तायद की है। दलितों मुसलमानों के मामले में हुकूमत की अदम संजीदगी पर ताहम बैरिस्टर ओवैसी ने कई सवालात खड़े किए। लोकसभा में अपनी तकरीर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस मामले में हालिया फैसलों पर एतराज करते हुए कहा कि दलित और मुसलमान इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म और सितम का शिकार हैं। Deputy Speaker, sir, I stand to support the bill. I take this opportunity in thanking the millions of Dalits who had forced this anti-Dalit government to bring this bill, and they have created a fear of loss of power in the government. Sir, extreme marginalization and persecution of Dalits and the tribals and Muslims is the harsh reality in the last 70 years of our independence. Sir, a crime is committed against Dalit every 15 minutes. Every day 7 Dalit women are raped in our country, sir. In last 10 years, the crimes against Dalits have increased 76%, sir. This is NCRB data. Sir, why I oppose the judgment of Supreme Court is because the honorable judges have done a travesty of justice. They have made a fun of this august house by coming to that conclusion which they came. Okay. That is, sir, NCR, they said that false cases are filed. Did the judges know that according to NCRP data, 78% charge sheets have been filed? Sir, what is the language the honorable judges used? That is, the false cases are filed out of vengeance and due to greed of monetary compensation. How can the honorable judges cast aspersions on the proud community of Dalits, sir? By saying they're greedy for money. That is why, sir, they talked about low conviction rate. Again, the honorable judges overlooked, sir. If low conviction is the case, then in many terror cases, thousands of Muslims have lost their livelihood. Would the honorable judges dilute the UAP Act? No. The fact of the matter is NCRB data says that in conviction rates, 2003 it was 23.8. In 2014, it is now 28.8. There is an increase in conviction rate. But yes, since 2014, conviction rates have gone down. And in the state of Gujarat, sir, it is 6 times less than national average. What is this Gujarat model? Maybe the Honourable Minister can throw light on it, sir. Section 438 CRPC, sir. Anticipatory bail. Again, the Honourable Supreme Court judges have done intellectual dishonesty. 438 CRPC, anticipatory bail cannot be given. And that they have done it, sir. The Supreme Court had overlooked the 5 judges' judgment of Kartar Singh. The Supreme Court had overlooked the March 24, 2017 judgment
The honorable judges should have given it to the CJI, but they didn't do that, sir. Sir, Supreme Court issued guidelines, sir. By doing that, they have clearly crossed the judicial powers. They have encroached in the legislative territory, sir. That is why, even after all this thing, this government has awarded the honorable judge. Sir, the judges overlooked Section 22 POA Act, which protects public servants. The ASG accepted in the court that abuse happened in this act. Is this your honesty? Your own ASG stood up in the Supreme Court and said that yes, abuse happened in this act, sir. Sir, in conclusion, I would say that will we be able to remove 100% reservation in manual scavenging? Will we be able to remove 50% reservation of Dalits and Muslims and tribals in prisons? No, you cannot do that because you don't have the intellectual honesty and integrity, sir. Okay. Sir, let me conclude by saying that I demand from this government, in the light of increasing threat and attack on the Muslim community, there's a threat to our life, to our culture. I propose and demand that in this ST Act, let the word Muslim be also added, sir. Sir, and lastly, sir, this I would congratulate the government and Mr. Prime Minister Narendra Modi. This is a historical moment for you. This is a historical moment for you. Right. What is the historical moment? This is a classic Shabano moment. This is a classic Shabano moment. Would you call this appeasement? Because after Supreme Court judgment, you're bringing a law. Isn't this a classic Shabano judgment? The then Congress government was not interested in Muslims. You are not interested in Dalits. Both of you are only interested in votes, sir. That is the reality, right, sir. Right. Sir, I'm concluding, sir. Please. I'm concluding, sir. There's a famous Urdu sher, na khuda hi mila na visale sanam hua, na idhar ke rahe na udhar ke rahe. This is going to happen, sir. I want to know from the Honorable Minister. Okay, right. I'm concluding, sir. Sir, please, sir. I'm concluding, sir. Sir, I'm concluding. May I know from the government that what is the position in teachers' appointment? Sir, 17 out of only 7% is the Dalit representation, right, out of 14 lakh. So that is why this has to be changed. Bringing law, it will not change things. Your approach towards the Dalits and Muslims should change. Thank you, sir. Right. शहर में एक तरफ मैयतों की तदफीन के लिए कब्रिस्तान कम होते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ मौजूदा कब्रिस्तानों पर गैर मजाज कब्जों के बायस सूरत हाल परेशान कुन बनी हुई है। कई मुकामात पर धड़ल्ले से कब्रों को मिटाकर इमारतें तामीर की जा रही हैं। वक्फ बोर्ड JHMC के चंद ओहदेदारों के साथ मिली भगत करते हुए ये काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ये जवाब पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिंदा अफराद के लिए जगह मैसर नहीं, भला मुर्दों के लिए कौन फिक्र करे। शहर के जुनूबी इलाके के जलालकुशा शाहगंज के कदीम कब्रिस्तान को मिस्मार करते हुए इमारतें तामीर की जा रही हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि इस इलाके में तकरीबन 150 खबरें हुआ करती थी। मरहूमीन के विरसा जो बाकायदा फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं वो इन खबरों को बमुश्किल बचा पा रहे हैं, लेकिन जिन खबरों का कोई पुरसान हाल नहीं है उन्हें इब्तदन मलबा डालकर ढांका जाता है। बाद में मलबे की सफाई के जरिए इन खबरों को साफ किया जाता है। दरगाह हजरत खिजर शाह वली मोइनपुरा फतेह दरवाज़ा का कब्रिस्तान जो लबे सड़क जंगली दरख्तों से ढका हुआ है, लेकिन उसके अकबी हिस्से पर जहां पुरानी जंगली छड़ों में कबूर पोशीदा हैं, उसे साफ करते हुए इमारतें तामीर की जा रही हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि वक्फ इंस्पेक्टर यहां आते ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी खबरों को मिसमार करके तामीरात करने वाले बासर अफराद को कोई नोटिस ही नहीं दी। शहर के कब्रिस्तान जो पहले ही बहुत कम रह गए हैं, अगर इस तरह ख़त्म होते जाएंगे तो फिर मैयतों की तदफीन का मसला एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तेलंगाना रियासती हज कमेटी के अहदेदारों ने वाज़ेह कर दिया है कि जो आज़िम मुकर्ररा वक्त पर रिपोर्टिंग से कासिर रहे उनकी रवानगी मुमकिन नहीं। एक आज़िम जोड़े के बारे में जिन इतवार को रिपोर्टिंग करनी थी, जिनके बारे में बताया गया कि रिपोर्टिंग से एक दिन कबल शौहर ने बीवी को तलाक दे दी। सदर रियासती हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि मरकजी हज कमेटी की तरफ से जो क़वायद वज़े किए गए हैं उसके मुताबिक ही रियासती हज कमेटी काम अंजाम देती है। और रियासती हज कमेटी खुद से इस सिलसिले में किसी फैसले की मजाज नहीं होती। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर S.A. शकूर ने बताया कि हज एक्ट 2002 के तहत मरकजी हज कमेटी के क़वायद की बुनियाद पर ही काम अंजाम दिया जाता है। जिस मखसूस केस के बारे में पूछा जा रहा है उससे हज कमेटी ला ताल्लुक़ है। उन्होंने बताया कि तलाक उनका ज़ाती मामला है, इससे हज कमेटी का कोई लेना देना नहीं है।
जहां तक गैर महर्रम खवातीन के सफर हज की बात है, उसके कवायद भी वाज़ेह हैं। 45 साल उम्र से ज़ायद 4 खवातीन का ग्रुप जो दरख्वास्त देने से हज की वापसी तक जुदा ना हो, उन्हें ही इस बात की इजाज़त दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस मखसूस केस में सफ़र की मनसूखी की भी कोई दरख्वास्त ताहाल मौसूल नहीं हुई है। इस साल 2018 में आपके पास एक केस हुआ, आज़िमा और एक आज़िम दोनों हज को जाना चाह रहे थे, वो अब नहीं जा रहे हैं, तो हज कमेटी के ज़रिए क्यों नहीं भेजा जा रहा है और इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहले तो ये केस होके 2 दिन हुआ, परसों आए थे, हमारे पास मालूम हुआ ऐसा हुआ ये वाक़या करके। लेकिन ये जो भी है, हमारे को जो हमारी सेंट्रल हज कमेटी की गाइडलाइंस है, हम उसी पे हम काम करते हैं। इसमें कोई भी हमारी ज़ाती फ़ैसले या ज़ायद हम उनको बात करना या कोई ऐसी चीज़ करके भेजने की होती, वो हम नहीं कर सकते इसके अंदर। शुक्र साहब, ये जो केस हुआ है, इससे कहा यह जा रहा है कि इनका तलाक़ हुआ है। हम तलाक़ की बात ना करते हुए, आप एक ऑफिसर हैं और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के जो केसेस उसको फॉरवर्ड करें। तो ये केस में क्या हो सकता है, क्या मुमकिन हो सकता है, इसको ये खातून को किस तरह भेज सकते हैं? देखिए, तलाक़ उनका अपना ज़ाती मामला है। जो पार्लियामेंट्री एक्ट है 2002 का, जो सेंट्रल एक्ट है पार्लियामेंट्री सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया का, वो जो गाइडलाइंस रहते उसको तमाम रियासतों के हज कमेटीज़ फॉलो करते उस गाइडलाइंस को, क्योंकि स्टेट हज कमेटी सारे के सारे उस एक्ट के अंडर आते और सेंट्रल हज कमेटी के अंडर हम लोग काम करते। तो उसमें ये है कि जो अगर महरम ना होने की सूरत में 45 साल से ज़ायद उम्र के ख़वातीन का 4 का ग्रुप होना चाहिए और वो ग्रुप कवर अप्लाई करने से लेकर वापसी तक टूटना नहीं चाहिए वो ग्रुप, तो वो ग्रुप को नामहरम में शामिल किया जाता। लेकिन जहाँ तक इस केस का ताल्लुक़ है, वो उनका अपना ज़ाती मामला है। सबसे पहली बात तो ये है कि इशू तो यहीं ख़त्म होता है कि उनकी फ़्लाइट 7 तारीख को थी और 5 तारीख को उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं किया, ख़त्म होगा हमारा। तो शुक्र साहब, अब यहाँ हज कमेटी से जो लोग जाते हैं, ख़वातीन जाती हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद भी वो ग्रुप बन जाता है, तो क्या ये खातून को गुंजाइश बनती है कि वहाँ पर जाके ग्रुप बन जाए? फिर वहाँ पे भी जैसा हज कमेटी के ज़रिए जब वहाँ पे जाते हैं तो ख़वातीन के ग्रुप्स को अलग किया जाता है, वो आपके ज़ाती मसला होता है या फिर मर्द हज़रात से अलग रखने की बात होती है, तो ये खातून की गुंजाइश बन सकती है क्या उसमें? देखिए, ग्रुप जब अप्लाई करते हैं, जब कवर में 4 होना चाहिए, इस कवर में 2 लोग थे, एक शौहर और एक बीवी, ये 2 लोग अप्लाई किए। उसके बाद उनके कुछ मसाइल हो गए, लेकिन आज तक उनकी जो फ़्लाइट थी 7 को थी और रिपोर्टिंग की जो तारीख़ थी 5 थी, वो लोग रिपोर्ट हमको नहीं किया, अभी तक तो रिपोर्ट नहीं की। हमारा सिर्फ सिंपल इतना ही जवाब है कि उनकी फ़्लाइट 7 तारीख को थी, 5 को रिपोर्ट करना था, वो नहीं रिपोर्ट किए अभी तक। उसके बाद जो है और ना कैंसलेशन का हमको कोई दरख्वास्त दी है, तो जाहिर है कि रिपोर्ट ही नहीं की है, तो उनके जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शहर में पीर को बोनालू जुलूस निकाला गया। हरिबोली एक्कना मादना मंदिर से जुलूस का आगाज हुआ, जो लाल दरवाजा, शाली बंडा, चार मीनार, पत्थरगट्टी से होता हुआ पुराना पुल पहुंचा। जुलूस में मुख्तलिफ झांकियां भी रखी गई थी। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इंतजामात की रास निगरानी की। खैर मकदमी मंडप से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने अमन व भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने पर जोर दिया। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को बोनालू त्यौहार की मुबारकबाद दी। आसिफ नगर पुलिस ने ज़ेबाबाग के इलाके में पेश आए वाक़े में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने आसुदास, दुर्गेश, अशोक बुद्ध और विकास को गिरफ्तार किया। इन चारों ने इतवार की रात इलाके से बोनाल जुलूस गुजरने के बाद मुस्लिम फर्ज के एक मकान में दाखिल होकर हंगामा करते हुए मकीनों, जिसमें खवातीन और बच्चे शामिल थे, पिटाई करके जख्मी कर दिया था। इस वाक़े में मकान में मौजूद कई कीमती सिलाई मशीनों को भी नुकसान पहुँचाया गया। हैरत की बात यह है कि यह वाक़या एक पुलिस जवान की मौजूदगी में जारी था, लेकिन वो खामोश तमाशाई बना रहा, औरतों और बच्चों की पिटाई का मंजर देखता रहा। मज़कूरा वाक़या शरपसंदाना हरकत की वजह से रुनुमा हुआ, जिसमें अशरार ने गाड़ी हटाने का बहाना करते हुए छेड़खानी की। जुलूस गुजर जाने के बाद इन चारों का पलट कराना और फिर पुलिस जवान की मौजूदगी में पिटाई करना, ये सब मनसूबाबंद तरीके से अंजाम दिया गया। लेकिन मुतालिका सब इंस्पेक्टर पुलिस गौस खान उस वक्त वहाँ पहुँच गए जब नामालूम पुलिस जवान खड़ा तमाशा देख रहा था। गौस खान ने वहाँ पहुँचकर हालात को काबू में किया।
इस दौरान मकान में तबाही मचाने वाले चारों मुलजिमीन वहां से भाग निकले। वाक़े की इत्तला मिलने पर साबिक मेयर रुकन बल्दिया माजिद हुसैन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। बाद में डीसीपी वेस्ट जोन ने भी इलाके का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। हालात अब पुरअमन बताए गए हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ आईपीसी की दफा 448, 324, 323, 427 और 341 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी तरफ सैफाबाद ट्रैफिक पुलिस को बुनालू त्यौहार के दिन 2 मोटरसाइकिल सवारों के पास से 2 तलवारें बरामद हुई। एसआई रवि ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 21 साल कार्तिक और 18 साल समीर की गाड़ी के जब दस्तावेजात तलब किए तो उनके साथ 2 तलवारें पाई गईं। ये दोनों बिलतरतीब आर.के. पुरम और दिलसुखनगर के साकिन बताए गए हैं। पुलिस का कहना था कि मुलजिमीन को मजीद पूछताछ के लिए सैफाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। बोनालू त्यौहार के दिन तलवारों के साथ नकलो हरकत करना हालात को नाखुशगवार करने की तरफ इशारा करता है। नारजोन पुलिस ने 30 लाख रुपए के लापता बैग के मामले को हल करते हुए जीएचएमसी के एक मुलाजिम वायरामुलू को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नारजोन बी सुमति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोहनी नामी खातून ऑटो में 30 लाख रुपए से भरा बैग ले जा रही थी और जब वो ऑटो से उतर गई तो कहना था कि उसका कि वो बैग भूल गई, लेकिन जब ड्राइवर को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उसने बताया कि ऑटो में मुसाफिर की तरफ से बैग भूल जाने की दावा बिल्कुल गलत है। जब पुलिस ने मुसाफिर के ऑटो में बैठने से उतरने के सफर के दौरान के सीसीटीवी फुटेज का मुशाहिदा किया तो ये नजर आया कि बैग ऑटो से गिर गया था और उसे जीएचएमसी के मुलाजिम रामलू ने उठा लिया। श्रीनिवास नामी सुपरवाइजर की निशानदही पर रामलू को तहवील में लेकर पूछताछ की गई। उसने 5 लाख रुपए एक जगह छुपाने का एतराफ किया, जबकि अपने बेटे और बहनों को उसने कुछ रकम हवाले की थी। पुलिस ने तकरीबन 23 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। जुनूबी शहर के काला पत्थर इलाके में शादी की तकरीब में जा रहे खानदान पर मिर्च स्प्रे फेंके जाने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक व्हाइटनर और दूसरी अशिया का नशा करने वाले यासीन नामी नौजवान ने गाड़ी में सवार खानदान पर अचानक मिर्च स्प्रे फेंक दिया और फरारी इख्तियार की। जब मस्कुरा खानदान दावत में पहुंचा तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। 5 खवातीन और एक बच्चे को फौरी कान की दवाखाना मुंतकिल किया गया। बाद में मुतासरीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मकामी अवाम की बरहमी पर यासीन को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि यासीन इससे पहले भी राहरू अवाम पर मिर्च स्प्रे फेंकने में मुलव्विस था। पुलिस यासीन से पूछताछ कर रही है कि आखिर किस लिए वो इस तरह राहरू अवाम पर मिर्च स्प्रे फेंक रहा है। इस तरह के जुर्म में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बेंगलुरु की तरह हैदराबाद के साथ रवैया अख्तियार किया जाए। 160 एकड़ दिफाई अराजी हवाले करने केटीआर का मरकजी वजीर दिफा को मकतूब। इंतखाब जीतने वाले कायदीन को खौफजदा किया जा रहा है। इम्कानी शिकस्त से टीआरएस खौफजदा, कांग्रेस का इल्जाम। दाढ़ी की जगह गर्दन भी काटोगे तब भी हिंदुस्तान में इस्लाम जिंदा रहेगा। जाफरानी शहरपसंदों को बैरिस्टर ओवैसी ने किया खबरदार। आसिफ नगर के ज़ेबाबाग में बोनालो जुलूस के दौरान शरंगेजी, 4 अफराद गिरफ्तार। और 30 लाख रुपए के खोए हुए बैग का मामला हल। जीएचएमसी का मुलाजिम गिरफ्तार। गोपालपुरम पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।